Hello guys, welcome back. The topic that we are going to discuss today is oogenesis. Previous lecture we have discussed about spermatogenesis. आज हम discuss करेंगे oogenesis. Now what is oogenesis? Now as we all know, oogenesis is the maturation process of the PGCs. PGCs मतलब the primordial germ cells, right? PGCs, the primordial germ cells. The maturation of these primordial germ cells and development into the primary oocyte. पहले तो oogonia के बाद primary oocyte, yes, the primary oocyte and secondary oocyte. उसके बाद एक mature ovum. Right? The development of primordial germ cells and developing into maturing into the oogonia, primary oocyte, secondary oocyte and mature ovum is known as oogenesis. Right? It takes place in the ovary. Female की जो ovary है, उसका जो cortex है, it takes place in the cortex of the ovary. Right? Cortex of the ovary में develop होना शुरू करें. मतलब ये process जो है, it takes place in the cortex of the ovary. Now इसमें कुछ peculiarity है. ये spermatogenesis से थोड़ा अलग है. देखते हैं हम लोग कि इसका peculiarity क्या क्या है. सबसे पहला peculiarity जो है इसका नंबर वन है कि ये बर्थ से एक फीमेल जब बर्थ लेते हैं उससे पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है. सो द फर्स्ट peculiarity is it starts before birth. ठीक है, before birth. Around 10 weeks. ठीक है, जब एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जब एक फीमेल फॉर्म होता है तो 10 वीक्स में ही उसमें oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाता है. दूसरा peculiarity क्या है? बिफोर बर्थ ये शुरू हुआ, जैसे ही फीमेल बर्थ ले लेता है, वो बेबी का बर्थ हो जाता है फीमेल का, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. इट स्टॉप्स टिल प्यूबर्टी. ये प्यूबर्टी तक रुक जाते हैं. थर्ड में क्या होता है? जैसे प्यूबर्टी में फीमेल पहुंच जाएगी, वापस से ये शुरू हो जाएगा. इट रीस्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी, है ना. बिफोर बर्थ ये शुरू हुआ था, जैसे बर्थ हुआ वो स्टॉप हो गया, प्यूबर्टी तक स्टॉप था, रेस्टिंग फेज में था. प्यूबर्टी जैसे ही फीमेल ने अटेंड किया, उसमें फिर से वापस से ये शुरू हो गया. उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है. राइट, डिफरेंशिएशन या फिर मैच्योरेशन यहाँ पे शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे शुरू हो जाता है. सो दिस आर द peculiarities ऑफ oogenesis. राइट, नाउ पहले हम लोग एक oogenesis का प्रोसेस देख लेते हैं, बर्थ से लेके डिफरेंशिएशन तक का. आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको. जैसे हम 10th वीक बोल रहे हैं, इसका मतलब है लगभग अराउंड 10 वीक. उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है, हमें पता ही है मेल में भी जो स्पर्मेटोजेनेसिस जब बढ़ रहे थे हम लोग, जो मेल गैमेट था वो भी पीजीसी से एराइज हो रहे थे, ये फीमेल गैमेट्स भी पीजीसी से ही एराइज होंगे. यहां पे क्या होता है, एक पीजीसी जो है, पीजीसी वेरी सिंपल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल. राइट, नाउ दिस प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है ये डेवलप करेंगे एंड इट विल डिवाइड माइटोटेकली. नाउ याद रखिएगा, oogenesis में माइटोसिस होता है, मियोसिस होगा, उसके बाद फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एंड लास्टली इस फॉलिकल का डिफरेंशिएशन होना शुरू होगा. इसका डिफरेंशिएशन होना शुरू होगा. सो बिफोर थर्ड मंथ पीजीसी जो है माइटोसिस करते करते सेल्स बनाते हैं, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं oogonia. ये बहुत सारी oogoनियास बनाना शुरू कर देते हैं. राइट, सो बिफोर थर्ड मंथ, मैं यहां लिख देता हूं, बिफोर थर्ड मंथ. राइट, बिफोर थर्ड मंथ पीजीसी जो है माइटोसिस करते, माइटोसिस के थ्रू इट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म oogonia.
राइट। नाउ ये जो oogonia है ये कब फॉर्म होगा? इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर, ठीक है, टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर TDF, राइट। सो बिफोर थर्ड मंथ में क्या हुआ है, ये जो पीजीसीज है ये माइटोसिस करते हुए oogonia बना देंगे इन दी एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर, इन दी एब्सेंस, ठीक है, यहां लिख देता हूं, एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर, इसके एब्सेंस में oogonia फॉर्म हो गया। ना ये जो oogonia है अब क्या होगा, ये और ज्यादा माइटोटिक डिविजन्स करते रहेंगे और बिफोर 7th मंथ, ठीक है, 7th मंथ में क्या होगा, ये जो oogonia है ये डिवाइड करते 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 और ज्यादा डिवाइड करते, बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड होंगे, जर्म सेल्स में डिवाइड हो जाए, मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं, लगभग 7 मिलियंस, ठीक है। ये जो oogonia है ये माइटोटिकली डिवाइड करते रहेंगे, माइटोटिकली, ओके, नॉट मियोसिस, माइटोसिस, माइटोटिकली ये डिवाइड करते रहेंगे और बाय द बिफोर 7th मंथ इसमें लगभग 7 मिलियन जर्म सेल्स अराइज हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ सेल्स जो है, कुछ oogonia जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं एंड दे विल फॉर्म द प्राइमरी oocyte। कुछ सेल्स यहां पे एनलार्ज हो जाते हैं और वो बना देते हैं हमारे प्राइमरी oocyte। ओके, नाउ ये जो 7th मंथ के बिफोर की बात है, नाउ 7th मंथ से लेके बर्थ तक, ठीक है, नाउ इन बिटवीन 7th मंथ एंड द बर्थ क्या होगा, सेवन मंथ एंड बर्थ या फिर 7 मंथ टू बर्थ, ठीक है, इन बिटवीन दिस पीरियड, 7 महीने से लेके बेबी का बर्थ तक, ये जो पीरियड है उतने टाइम तक ये जितने भी 7 मिलियन जर्म सेल्स जो फॉर्म हुए हैं, अब इनमें मेच्योरेशन का प्रोसेस शुरू होता है, मेच्योरेशन के साथ साथ डीजेनरेशन भी होना शुरू हो जाता है। देखिए 7 मिलियन हिंदी में हम इंडियन स्टाइल में करते हैं तो इट इज 70 lakhs, राइट, 70 लाख जर्म सेल्स फॉर्म हो गए हैं। नाउ जैसे जैसे ये बर्थ तक पहुंचते हैं, 7 महीने से बर्थ तक का जो ये गैप है, उसमें क्या होगा, ये जो सेल्स बने हैं इन सेल्स में मैच्योरेशन भी होगा, मैच्योरेशन के साथ साथ ये डीजेनरेट भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सेल्स इसमें डीजेनरेट हो जाते हैं और आखिर में लगभग हमारे पास 6 से लेके 8 लाख, ठीक है, 6 से लेके 8 लाख सेल्स हमें दिखाई देते हैं। तो एट बर्थ, जब एक बेबी बर्थ हो जाते हैं उसके पास लगभग, एक फीमेल बेबी जब बर्थ हो जाते हैं, दैट बेबी कंसिस्ट और इट हैज अप्रोक्सीमेटली 6 लाख टू 8 लाख ऑफ प्राइमरी oocytes, ठीक है, तो प्राइमरी oocytes यहां लिख देता हूं मैं, इट कंसिस्ट ऑफ 6 lakhs to 8 lakhs प्राइमरी oocytes। नाउ याद रखिए ये प्राइमरी oocytes है। नाउ यहां से और भी डिफरेंशिएशन होना शुरू होगा, प्राइमरी oocytes से आप सेकेंडरी oocytes में जाएंगे, सेकेंडरी से और आगे जाएंगे, तो 6 से लेके जो 8 लाख सेल्स है ये आगे आगे जाते जाते 40,000 तक ही पहुंच जाते हैं। जब वो फीमेल, यही फीमेल, ये तो अभी बर्थ में है, अभी ये बच्ची पैदा हुई है, जब ये फीमेल प्यूबर्टी एज तक पहुंचेगी तो ये सेल्स जो है 40,000 तक गिर जाती है। सोचिए आप 6 lakhs या 8 लाख से सीधा 40,000 पे आ गए, मतलब डीजेनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस 40,000 में से भी उस फीमेल के पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 450 से लेके 500 ओवा ही शेड होते हैं, सिर्फ इतना ही बाहर आते हैं, बाकी जितने भी सेल्स बचे हैं वो सब के सब डीजेनरेट हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक फीमेल जो है, हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, वो लगभग 11 से लेके 13 ईयर्स तक वो अटेंड कर लेते हैं, राइट, जिसको हम लोग मिनार्च बोलते हैं, दिस इज नोन एज मिनार्च। और एक फीमेल जो है वो 45 से लेके 55 ईयर्स तक वो फर्टाइल रहते हैं। इस पीरियड के बाद oogenesis का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। इस प्रोसेस, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज, राइट। ये तो बेसिक चीजें हैं, राइट। तो इसको छोड़िए, ये बस आपके नॉलेज के लिए मैंने ब्रश अप करने के लिए बता दिया। ओके, सो ड्यूरिंग बर्थ होने के टाइम पे, मैं इसको भी हटा देता हूं, ये बाद में हम फिर एक्सप्लेन करेंगे।
बर्थ में क्या हुआ, 6 लाख से 8 लाख प्राइमरी oocytes उस बेबी में फॉर्म हो गए। नाउ ये जो फॉर्म हुए हैं ये सारे के सारे सेल्स जो है अब ये क्या करेंगे, मियोसिस वाले स्टेज में एंटर होते हैं। लेकिन मियोसिस में बर्थ के दौरान ये सारे के सारे प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1 में रुके हुए हैं। सेल डिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा है प्रोफेज, मेटाफेज, राइट, एनाफेज, टीलोफेज, जो हम लोग 4 फेजेस पढ़ते हैं। उसमें प्रोफेज के बाद इन सारे सेल्स को मेटाफेज में जाना था। लेकिन यहां पे क्या हो जाते हैं, ये जैसे ही बेबी बर्थ में होता है ये प्रोफेज 1 से मेटाफेज 1 में जाने से पहले क्या करेंगे, प्रोफेज 1, दिस इज प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है, और मियोसिस 1 है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, राइट। इस प्रोफेज के अंदर भी बहुत सारे स्टेजेस है। उन स्टेजेस के बीच में एक स्टेज है जिसका नाम है डिप्लोटिन स्टेज, राइट, डिप्लोटिन स्टेज। ये सारे के सारे प्राइमरी oocytes जो है इस डिप्लोटिन स्टेज में रेस्ट कर रहे होते हैं। क्लियर, मतलब जब बेबी बर्थ हो जाते हैं तो ये जो प्राइमरी oocyte है मियोसिस 1 कर लिया, लेकिन मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में पहुंचे और प्रोफेज को कंप्लीट नहीं करते हैं। प्रोफेज का जो डिप्लोटिन स्टेज है उसमें वेट करते रहते हैं जब तक फीमेल में प्यूबर्टी अटेंड नहीं कर लिया। तो अंटिल दैट पीरियड the primary oocyte is in the phase of is resting in diplotin phase. Very easy, very simple, right? तो ये सेल तब तक कंप्लीट नहीं होगा, मतलब ये मियोसिस 1 जो है तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक फीमेल जो है मेच्योरिटी प्रोसेस में नहीं पहुंचता है, आई मीन प्यूबर्टी स्टेज में नहीं पहुंचता है। जैसे प्यूबर्टी फेज में पहुंचेंगे ये पूरा हमारा मियोसिस 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा और वो मियोसिस 2 में एंटर कर जाएगा। ऑलराइट, सो ये था अप टिल बर्थ तक, मतलब अभी बर्थ तक प्रोसेस हो गया है। नाउ बर्थ के बाद जो मेच्योरिटी है, मतलब जो प्यूबर्टी वाला फेज है, वहां तक ये डिप्लोटिन फेज में ही वेट कर रहा है, राइट। अभी कुछ प्रोसेस नहीं होगा। शुरुआत में मैंने आपको पिक्यूलरिटीज में बताया था कि आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी द प्रोसेस ऑफ oogenesis जो है इट स्टॉप्स, राइट। नाउ लेट्स कम टू द केस व्हेन द फीमेल हैज अटेंड प्यूबर्टी। अब यही सेम फीमेल जो है ये प्यूबर्टी में अटेंड हो गए, प्यूबर्टी में आ गए हैं। नाउ जैसे ही ये प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट सिक्रेट्स 2 हार्मोन्स। वो हार्मोन्स के नाम है luteinizing hormone and follicular stimulating hormone, right, luteinizing hormone and follicular stimulating hormone। ना इन दोनों हार्मोन्स के प्रेजेंस में ओवरी में चेंजेस होना शुरू हो जाता है। ना एक चीज ध्यान रखिए, फीमेल्स में 2 तरीके के साइकिल होते हैं। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग यूट्राइन साइकिल भी बोलते हैं, एक दूसरा होता है ओवेरियन साइकिल। नाउ यूट्रस के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम लोग यूट्राइन साइकिल बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और ओवेरी के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उसको हम लोग बोलेंगे ओवेरियन साइकिल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल। कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करा के पूछा जाता है कि एक्सप्लेन या गिव ए नोट ऑन ओवेरियन साइकिल या फिर गिव ए नोट ऑन यूट्राइन साइकिल। तो याद रखिए यूट्राइन साइकिल इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल इज नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको ध्यान देना है। ओके, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जो प्राइमरी oocyte है उसमें आप चेंजेस होना शुरू हो जाता है। वो जो प्राइमरी oocyte है, अब ये प्राइमरी oocyte मैं डायग्राम बना देता हूं। ये न्यूक्लियस है, ये एक प्राइमरी oocyte है। अब ये प्राइमरी oocyte के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाता है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट मतलब ओवरी में चेंजेस हो जाएगा, उसके बाद इसमें चेंजेस होना शुरू हो जाएगा और इस साइकिल को हम लोगों ने बोला है ओवेरियन साइकिल, राइट। सो दिस साइकिल आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। मैं अभी आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे पहले हम लोग एक बार oogenesis का जो चार्ट होता है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नाउ शुरुआत में मैं आपको पूरा ही
फ्लो चार्ट बना देता हूं, यहां से शुरू कर देता हूं मैं। द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से बने ओगोनिया, राइट, ये ओगोनिया। अब ये जो ओगोनिया है बिफोर बर्थ की बात चल रही है। अब जैसे ही ये 3rd मंथ से लेके 7th मंथ के बीच में होता है, ये ओगोनिया बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे और बना देंगे हमारे प्राइमरी oocytes, राइट, ये बन जाएंगे हमारे प्राइमरी oocytes। अब ये प्राइमरी oocytes जो है ये और ज्यादा आगे डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे और ये बन जाएंगे हमारे ये एट बर्थ है। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, यहां तक रेस्ट है, प्यूबर्टी तक यहां पे रेस्ट होते हैं। अब इस प्यूबर्टी के बाद ओवेरियन साइकिल शुरू हो जाता है और वहां पे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, राइट। इसको एक साइड कर देते हैं। यहां पे इस प्राइमरी oocyte के थ्रू हम एक आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये हमारा ओगोनिया है, राइट, दिस इज द ओगोनिया, राइट। अब ये जो ओगोनिया है ये डेवलप हुआ है प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte, यहां तक ये माइटोसिस था। अब ये जो प्राइमरी oocyte है अब ये मियोसिस फेज में एंटर करेगा, राइट। सो जब ये मियोसिस फेज में एंटर करता है तो ये 2 सेल्स में डिवाइड करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो oocyte बना हुआ है ये डिप्लॉइड सेल है, दिस इज अ डिप्लॉइड सेल, मतलब 2n सेल्स, राइट, 46 क्रोमोसोम्स इसमें मौजूद है, इट इज अ डिप्लॉइड। यहां पे जब डिवाइड होगा, दिस इज द फर्स्ट मियोसिस, राइट, दिस इज मियोसिस 1। इसमें क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte है ये 2 इक्वल मतलब 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, लेकिन एक सेल जो है मतलब इसमें दोनों X क्रोमोसोम, मतलब 22X, इसमें भी 22X, राइट। फीमेल्स में हमें पता है XX क्रोमोसोम होता है। नाउ यहां पे क्या होता है, प्राइमरी oocyte डिवाइड होता है मियोसिस 1 में इनटू 2 सेल्स। यहां पे आप देख सकते हो मैंने एक सेल बड़ा बनाया है और एक सेल छोटा बनाया है। ये क्यों हुआ, ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म है, मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेल को मिला है, दूसरे को कुछ नहीं मिला है। तो ये जो सेल जिसमें सारा का सारा साइटोप्लाज्म मिला है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte, राइट। दिस इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte एंड दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। ये है हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट। ओगोनिया मतलब यहां पे हम लोग को रिलेट कर सकते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ने ओगोनिया बनाया था, ओगोनिया ने oocyte बनाया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जैसे ही वो प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी स्टेज के बाद की बात है, राइट। प्यूबर्टी स्टेज जैसे ही वो अटेंड कर लेता है, फर्स्ट मियोसिस अंडरगो करते हैं और यहाँ पे सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी आपको ध्यान देना है, ये जो सेल है ये अभी भी प्रोफेज 1 के स्टेज में है, राइट। यहां तक दिस इज ऑन स्टिल इन दी डिप्लोटिंग फेज, है ना। प्रोफेज 1 का जो डिप्लोटिंग स्टेज था वो इस स्टेज में वेट कर रहा है, ओके। अब ये बन गया हमारा सेकेंडरी oocyte। नाउ जैसे ही सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं ये इमीडिएटली सेकेंड मियोटिक डिविजन्स में एंटर करना शुरू कर देता है। तो यहां पे क्या हो जाता है, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर कर जाएगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर करेगा एंड इट विल अगेन फॉर्म 1 सेल, इसका नाम हो जाता है ओवम, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पोलर बॉडी। दिस विल बी आवर सेकेंड पोलर बॉडी। नाउ जैसे ही सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो रहा होता है, ये हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी 2 सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं, राइट, ये भी 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस कंटेंट में अगर हम लोग देखें तो एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बना है और 3 हमारे पास पोलर बॉडीज बना है, राइट। सो दिस इज द स्टेप ऑफ oogenesis। oogenesis इस तरह से होता है। नाउ ये जो ओवम है हमें पता है जैसे ही सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर करते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन के वो मेटाफेज स्टेज में स्टॉप हो जाते हैं। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, वो मेटाफेज वाले स्टेज में ही वेट करते हैं। नाउ ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगा, जब इसमें फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट। व्हेन देयर विल बी
फर्टिलाइजेशन, उसी समय द सेकेंड मियोटिक डिवीजन विल कंप्लीट, नहीं तो ये मेटाफेज वाले स्टेज पे ही रुका रहेगा और ऐसे ही ये शेड हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है ओवम की जो वाइबिलिटी है वो 12 से लेकर 24 घंटे का ही होता है, राइट। इन मैक्सिमम पीरियड अगर हम दे देते हैं तो 48 आवर्स के बाद ये ओवम जो है शेड हो जाता है, वजाइना के थ्रू ये बाहर शेड हो जाएगा। सो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है ये कंप्लीट नहीं हो सकता। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। स्पर्म सेल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में डिफरेंस है, राइट। आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ना अगर हम ओवेरियन साइकिल के बारे में बात करें, ठीक है ना, इस चार्ट, दिस इज अ चार्ट ऑफ oogenesis, इतना तो आप क्लियर रखिए। अब अगर हम लोग इस चार्ट को 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए चार्ट को, अब हम लोग आ जाते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में उस oocyte के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखते हैं, राइट। ये तो पूरा साइकिल हो गया। अब हम देखते हैं कि इस oocyte के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम, मतलब ऐसा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं कि इस oocyte के अंदर जो ओवा प्रेजेंट है वो ओवा बाहर शेड हो जाएगा, राइट। तो वो चेंजेस हम लोग ओवेरियन साइकिल में देख सकते हैं। आइए ओवेरियन साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। ना जैसे कि हम बोल ही रहे हैं कि ओवेरियन साइकिल जो है, दिस इज द साइकिल प्रेजेंट इन दी ओवरी, है ना। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दी ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड follicular stimulating hormone is known as ovarian cycle. Ovarian cycle. Now इस ovarian cycle में क्या होता है वो देखते हैं। जब एक oogonia डेवलप होता है, होने के बाद एक प्राइमरी oocyte बना देते हैं, राइट। मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इजी है, देखिए थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। इसको मैं ब्लू में यूज करूंगा, ओके। ये हमारा प्राइमरी oocyte है, राइट। इसके अंदर आपको ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना। यहां पे क्या होता है, इसके बाहर जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, ठीक है, इसके बाहर जो स्ट्रोमल सेल्स है वो स्ट्रोमल सेल्स कंडेंस हो जाते हैं और इसके बाहर एक लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो, इसके बाहर एक लेयर बन गया है, बाहर एक लेयर बन गया है। तो ये जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं द थेका इंटरना, राइट। इसका भी काम आएगा, इसको ध्यान रखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है थेका इंटरना, राइट। तो ये जो सेल है हमारा, जो ये oocyte है, इसके बाहर आपको ये जो सराउंडिंग दिख रहा है इसमें स्ट्रोमल सेल्स है। ये स्ट्रोमल सेल्स जो है सारा फ्लैटन हो जाते हैं और इसको आके सराउंड कर देते हैं और एक कवरिंग बना देता है जिसको बोलते हैं हम लोग थेका इंटरना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे कि हम शुरुआत में बोल रहे थे, ये जो प्राइमरी oocyte है इसके आसपास यहां पे थोड़े से आपको फ्लैट लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, राइट। फ्लैट लाइनिंग। नाउ इफ आई ड्रॉ ए डायग्राम, ये हमारा oocyte है, राइट। इस oocyte के बाहर आपको यहां पे फ्लैट लाइनिंग ऑफ सेल्स दिखाई देना शुरू करेगा। इस तरह से फ्लैट लाइनिंग ऑफ सेल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो फ्लैट लाइनिंग ऑफ सेल्स है इनको बोल देते हैं हम लोग फॉलिकुलर सेल्स। दिस इज नोन एज द फॉलिकुलर सेल, राइट। फिलहाल के लिए आप भूल जाइए ये थेका इंटरना को, ठीक है। मतलब आप ध्यान रखिए कि इसके बाहर एक थेका इंटरना है, लेकिन मैं डायग्राम की इजी के लिए थेका इंटरना नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसके बाहर भी थेका इंटरना मौजूद है, ओके। यहां पे भी मौजूद है। नाउ यहां पे जो ये फ्लैट सेल्स है जो मैंने पहले भी बताया था, वो फ्लैट सेल्स क्या करेंगे, अब ये फ्लैट सेल्स मॉडिफाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड FSH। FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
इसका मतलब है इसके बाहर जो ये फॉलिकुलर सेल्स है उसको स्टिमुलेट करेगा, राइट। ओके, तो अब क्या होता है नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाता हूं। यहां पे फॉर्म होगा ये जो फ्लैट सेल्स थे, अब ये फ्लैट सेल्स जो है ये क्यूबॉइडल शेप बनना शुरू हो जाएगा और क्यूबॉइडल के बाद धीरे धीरे करके ये कोलुमनार सेल्स में बन जाते हैं। तो वी हैव अ सेल ओवर हियर, द प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte के बाहर ये जो फ्लैट सेल्स है, अब ये फ्लैट सेल्स बन गए हमारे कोलुमनार सेल्स, ठीक है। ये बन गया हमारे इस तरह से कोलुमनार सेल्स, कोलुमनार सेल्स बन गए, राइट। नाउ जैसे ये कोलुमनार सेल्स बने, ये जो ये सेल्स बने, ये फॉलिकुलर सेल्स है, ये फॉलिकुलर सेल और ये जो oocyte है दोनों मिलके एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर देते हैं, जिसकी वजह से फॉलिकुलर सेल और oocyte, ये जो लेयर आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एक लेयर आना शुरू हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो मैं आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में बना देता हूं। इन दोनों के बाहर एक लेयर आ गया, राइट, ग्रीन कलर में द जोना पेलुसिडा। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं। वी हैव द प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के बाहर वी हैव दिस फ्लैट सेल्स जो थे, अब ये कोलुमनार सेल्स में डिवाइड हो गए, राइट, कोलुमनार सेल्स में बन गए। तो इन कोलुमनार सेल्स जो ये जो कोलुमनार सेल्स है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स भी बोलते हैं हम लोग। ये ग्रेनुलोसा सेल और इस oocyte का जो ये कवरिंग है, ये दोनों क्या करते हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर बनाते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग, जो बाहर है इसको बोलते हैं द जोना पेलुसिडा। दिस इज नोन एज द जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा। नाउ क्या होगा अब आगे, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स अब क्या करेंगे, माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और ये बहुत सारे लार्ज नंबर्स ऑफ सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, we have the oocyte, right। अब इसके बाहर, अब मैं यहां पे ये थेका इंटरना भी बना देता हूं मैं, right? सबसे पहले तो we have this जोना पेलुसिडा और ये बाहर जो है we have the थेका इंटरना, ओके। ये बाहर का जो लेयर है दिस इज द थेका इंटरना, द थेका इंटरना, और जो अंदर वाला जो ग्रीन कलर में बनाया दैट इज द जोना पेलुसिडा। अब यहाँ पे जो ये कोलुमनार सेल्स है, ये क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे और बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स बना देंगे, राइट। यहाँ पे बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स बना देंगे। नाउ मैं ग्रेनुलोसा सेल्स जो है ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पे बन जाएंगे। नाउ जब ये ग्रेनुलोसा सेल्स बन रहे होते हैं, ओके, ओके, सो हियर वी हैव द ग्रेनुलोसा सेल। अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल जैसे बन रहे हैं, हमारे ये फॉलिकल का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। एक और चीज यहां ध्यान रखिए, जब इस oocyte के बाहर आपको ये ग्रेनुलोसा सेल्स दिखाई देना शुरू हो गया, मतलब फॉलिकल, इसको हम लोग बोल देते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ओके। दिस इज नोन एज ए प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब जैसे ये फॉलिकल, ये जो सेल्स है, अब ये इंक्रीज होते हुए इतना सारा बना दिया है। अब ये जो स्टेज है, इसमें आप देख सकते हो ये जो सेल है पूरा का पूरा इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होते समय जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, ये डिवाइड करते रहते हैं। इसके बीच में ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, यही ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे स्पेस बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेस ये बन गया,
इस तरह से छोटे छोटे स्पेस बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से स्पेसेस बनना शुरू हो जाते हैं। बाद में क्या होगा, ये जो जितने भी स्पेस है, ये स्पेस क्या होगा, सारे के सारे मिल जाते हैं और एक एंट्रम बना देते हैं। क्लियर? अब क्या होगा, यहां पे ये जितने भी सेल्स है, ये सब के सब सेल्स मिल जाते हैं और ये एक कॉमन एंट्रम बना देते हैं। इस तरह से ये एंट्रम बना देते हैं और यहाँ पे फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाता है। राइट, फॉलिकुलर फ्लूइड यहाँ पे फिल होना शुरू होता है। ना जैसे जैसे आगे डिवीजन होता रहेगा, ये जो फॉलिकुलर, ये जो एंट्रम है, ये एंट्रम साइज में इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड आ रहा है। उस फ्लूइड की वजह से इसका साइज इंक्रीज होता रहेगा। जैसे ये साइज इंक्रीज होते रहते हैं, ये हमारा जो पूरा प्राइमरी oocyte है, ये एकदम पेरिफेरी की तरफ डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, नाउ ये हमारा थेकाई इंटरना है। राइट, इस थेकाई इंटरना के अंदर पूरा का पूरा ये स्पेस ले लिया एंट्रम में। राइट, इसमें फ्लूइड फिल हो गया। दिस इज द फॉलिकुलर एंट्रम। अब इस एंट्रम के साइड में, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो ये oocyte है, ये डिस्प्लेस हो गया है पेरिफेरी की तरफ। तो ये आ गया हमारा इस तरफ, इधर। राइट, ये वो पेरिफेरी में आ गया और इसके बाहर में भी अभी भी है हमारा जोना पेनिसुला। राइट, तो इसकी वजह से ये डिस्प्लेस, ये एंट्रम की वजह से ये ऊपर डिस्प्लेस हो गया। ना यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेल्स है ये तो प्रेजेंट है ही अभी। तो यहाँ पे वी हैव द ग्रेनुलोसा सेल्स। मैं बना देता हूं, वी हैव द ग्रेनुलोसा सेल्स। So this is the granulosa cell. This is the follicular antrum. ठीक है, this is the follicular antrum. ये हो गया हमारा oocyte, right? The oocyte, और ये पूरा हमारा सेल्स यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। नाउ जो सेल फॉलिकुलर, मतलब ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है, उस प्राइमरी oocyte के इस तरफ है, जो फॉलिकुलर एंट्रम की तरफ पॉइंट करे, ये वाला एरिया। राइट, ये पूरा एरिया, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरिकस। ठीक है, ये जो सेल्स है, जो फॉलिकुलर oocyte के नीचे है, जो फॉलिकुलर एंट्रम की तरफ डायरेक्ट कर रखा है, इनको बोलते हैं हम लोग क्यूमुलस ओफोरिकस। और जो सेल्स इस प्राइमरी oocyte को इस वॉल के साथ अटैच करके रखा है, इस पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्कस प्रोलिजेरस। ठीक है, दिस इज नॉन एज डिस्कस प्रोलिजेरस। ठीक है, दिस इज नॉन एज क्यूमुलस ओफोरिकस एंड दिस इज नॉन एज डिस्कस प्रोलिजेरस। ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है, इसके आसपास जो आपको ये मतलब थोड़ा सा ये सेल दिखाई, बस ये आसपास, ठीक है, बस इसके थोड़ा सा आगे, इसको हम लोग बोलते थे। यही सेल्स आगे जाके बनाएगा हमारा कोरोना रेडिएटा। यही जाके आगे बनाएगा हमारा कोरोना रेडिएटा। सो नाउ जब ये फॉर्म हो गया है, फॉलिकुलर एंट्रम भी फॉर्म हो गया, न्यूक्लियस भी फॉर्म हो गया, क्यूमुलस ओफोरिकस दिख रहा है आपको, डिस्कस प्रोलिजेरस दिखाई दे रहा है, कोरोना रेडिएटा भी फॉर्म हो गया, तो ये हमारा एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है। दिस इज अ मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो स्टेज है, ये इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। राइट, प्री ओवुलेटरी फेज। ना माफ कीजिए, मैं आपको इस ओवेरियन साइकिल में नहीं बताया, भूल गया था। ओवेरियन साइकिल जो है, ये 3 फेज होता है या 3 साइकिल होते हैं इसमें। सबसे पहला जो फेज है या स्टेज है, उसको बोलते हैं हम लोग प्री ओवुलेटरी फेज, मतलब ओवुलेशन से पहले पहले। लगभग हमारा जो ओवेरियन साइकिल है, वो भी 28 दिन का ही होता है। तो ओवुलेशन से पहले पहले जो स्टेज होता है, उसको हम लोग प्री ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, जिसमें कि ये सारे के सारे चेंजेस हो रहे हैं। एक छोटा सा ओवनिया था, उसमें सेल्स आने शुरू हो गए, फ्लैट सेल्स इंक्रीज हो गया, मतलब फ्लैट सेल्स ने शेप चेंज कर दिया, कोलुमनार बन गए। ये सेल्स अब डिवाइड करते रहे और बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स बना दिया। ये ग्रेनुलोसा सेल्स, उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर
जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे उसके अंदर बहुत सारे पैचेस फॉर्म हुए, बाद में वो एक कंबाइंड गैप बना दिया जिसको हम लोगों ने एंड्रम बोला है। यही एंड्रम बाद में प्रेजेंस ऑफ फॉलिकुलर फ्लूइड की वजह से ये अपने साइज में इंक्रीज होके हमारे प्राइमरी oocyte को डिस्टल पोजीशन में मूव करा दिया, राइट, पेरिफेरी में। ये तक प्रोसेस जो था वो है प्री ओवुलेटरी फेज का। अब यहां पे होगा ओवुलेशन वाला फेज। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है? ओवुलेशन का मतलब है वो स्टेज जहां पे ये जो ओवा है या प्राइमरी oocyte जो है ये यहां से शेड हो जाएगा। द शेडिंग ऑफ द ओवम इज नोन एज ओवुलेशन, जो कि हम लोग मान के चलते 14th डे में होता है, राइट। 14th डे में, 14th डे ऑफ द साइकिल, उसमें ओवुलेशन प्रोसेस हो जाता है। ना ये जो ओवुलेशन है इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं कि ओवुलेशन किसकी वजह से होता है। पहला रीजन जो है वो है ये जो फॉलिकुलर एंड्रम है इसमें फ्लूइड का प्रेजेंस होने की वजह से जो प्रेशर है उसकी वजह से ये फट जाते हैं और ये बाहर निकलता है, पहला ये मानते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है वो ये है कि 14th डे जब होता है इसमें क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पिक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH सर्च, राइट, जिसको हम लोग LH सर्च बोलते हैं। ये जो LH सर्च है इसमें क्या होता है, इसमें ये एक खास तरह का एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है कोलाजिनेस, राइट। LH सर्च जो है एक एंजाइम, बहुत खास तरह का एंजाइम है कोलाजिनेस। इस कोलाजिनेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये कोलाजिनेस एंजाइम क्या करेंगे, ये जो बाहर का जो ये थेका इंटरना और लेयर जो है इसको ये कोलाजन से ही बना हुआ है, राइट। तो ये क्या करेंगे, वो इस कोलाजन वाले एरिया को खा जाते हैं, खराब कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ओपन हो जाता है और हमारा जो ये ओवा है ये बाहर की तरफ निकल आता है। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर, ठीक है। बहुत सारे वाइवा में पूछे जाते हैं कि ओवुलेशन के दिन में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से ये ओवा बाहर आता है। सो द मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर इज ड्यूरिंग ओवुलेशन 14th डे में LH सर्च होता है, मतलब LH का लेवल सबसे पीक में होता है। ये LH क्या करता है, इट एक्टिवेट्स एन एंजाइम नोन एज कोलाजिनेस। ये कोलाजिनेस क्या करेगा, इसके बाहर में जो ये लेयर है जो कोलाजन से बना हुआ है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और ये ओवा जो है बाहर की तरफ निकल आता है। ओके, नाउ ये जो थेका इंटरना है ना, इसका पॉइंट देखिए, ये थेका इंटरना जो है इसमें वास्कुलर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, दिस इज वेरी वास्कुलर। ये पूरा का पूरा oocyte जो है इसमें कोई वास्कुलरिटी नहीं प्रेजेंट है, जबकि हमारा जो ये थेका इंटरना है ये वास्कुलर होता है। ओके, नाउ जब ये थेका इंटरना फॉर्म होता है तो इसके सराउंडिंग में जो फाइब्रस कंटेंट होता है, थोड़ा सा फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, ये फाइब्रस भी यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं और ये कंडेंस होने के बाद यहाँ पे एक और लेयर बना देते हैं, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं थेका एक्सटर्ना, ठीक है। दिस इज नोन एज थेका एक्सटर्ना, राइट। तो अब मैं इरेज कर देता हूं। तो ये दो फेज हो गया है, प्रो ओवुलेटरी फेज एंड ओवुलेटरी फेज, दोनों कंप्लीट हो गया है। ना यहां पे क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेज में हमें पता चल गया कि हमारा जो ये ओवा जो है ये बाहर रिलीज हो गया, राइट, ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ये क्या होगा, ये यूट्राइन ट्यूब जो है, राइट, यूट्राइन ट्यूब के अंदर चला जाता है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड। ये जब बाहर जा रहा है तो इसके साथ जो थोड़ा सा फॉलिकुलर फ्लूइड इसके साथ रिलीज हुआ है, राइट, हम लोग ये भी मानते हैं ना कि फॉलिकुलर फ्लूइड की वजह से भी ये बाहर गया है। तो जो फॉलिकुलर फ्लूइड इसको बाहर भेजा है वो फॉलिकुलर फ्लूइड के प्रेशर या उसके धक्का मारने की वजह से भी ये धीरे धीरे करके यूट्राइन ट्यूब में पहुंचते हैं। और यूट्राइन ट्यूब जो है उसके अंदर, यूट्राइन ट्यूब जो ये यूट्राइन ट्यूब है, ये फिम्बरी अगर हो गया, इस यूट्राइन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड सेल्स होते हैं। ये सिलिएटेड सेल्स की मदद से भी हमारा जो ये ओवा है, आई मीन फीमेल्स में जो ओवा है वो ओवा यहाँ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं और वो यूट्रस में 3 से लेकर 4 दिन में पहुंच जाते हैं ना। इस दौरान, इस टाइम में अगर कोई स्पर्म यहाँ डिपॉजिटेड है वो क्या करेगा, ये यहाँ स्विम करेगा और इस ओवा के साथ आके फर्टिलाइज कर लेंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद एक एम्ब्रियो बनेगा, राइट। जब एक जाइगोट फॉर्म, आई मीन जब एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाता है तो एक जाइगोट फॉर्म होता है, वो सीधा जाके यूट्रस में चले जाएंगे और फर्दर प्रोसेस वहां पे शुरू होगा, राइट। तो ये ओवुलेशन फेज में है। पोस्ट ओवुलेशन फेज में क्या होता है,
ना ये जो अब देखिए ये यहां पे ओवा निकल चुका है 14th डे में। इस ओवा के साथ देखिए हमने बोला है कि 40,000 प्राइमरी ओगोनिया मौजूद है। एक पीरियड में क्या होते हैं 10 से लेके 15, ठीक है, सिर्फ 10 से लेके 15 प्राइमरी oocytes जो है वो ये प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसमें LH और FSH के रिस्पॉन्स में सिर्फ एक जो सेल है, मतलब 10 से 15 जो है वो पूरा का पूरा ये सेल ये जो स्टेज है उसको फॉलो करते हैं। इन 15 में से 10 या 15 में से सिर्फ एक फुल्ली मैच्योर्ड होते हैं और उस एक से ही ये ओवा बाहर निकलेगा एक। बाकी के जो 14 है वो क्या होगा, वो सारे के सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। इसीलिए देखिए आप भी 40,000 में से सिर्फ 400 या 500 ही शेयर होते हैं, वो इसी रीजन से है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक अगर मैच्योर हो गए तो बाकी 14 में से जो 4-5 जो इसके जैसा ही मैच्योर हो रहे थे वो रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाकी जितने भी है वो सब के सब डिजेनरेट हो जाते हैं, राइट। नाउ अब ये जो ओवा है ये तो बाहर निकल गया, ये जो फॉलिकल है इसका अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, अब ये सारे के सारे सेल्स जो है ये ग्रेनुलोसा सेल्स ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते करते एक पॉलीहेड्रल शेप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस पॉलीहेड्रल शेप के स्ट्रक्चर में जो ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, उन ग्रेनुलोसा सेल्स में एक येलो कलर का पिगमेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटीन, राइट। एक येलो कलर का पिगमेंट आते हैं जिसको हम लोग ल्यूटीन बोलते हैं, राइट। इस येलो कलर के पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से ये जितने भी बच गए थे ओवुलेशन के बाद जो ये फॉलिकुलर सेल्स बचे हुए थे, ये फॉलिकुलर सेल्स बन जाते हैं हमारे कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। ये सारे के सारे फॉलिकुलर सेल्स फोल्ड हो जाते हैं, उसमें एक येलो कलर का पिगमेंट आता है जिसको हम लोग ल्यूटीन बोलते हैं और इसका नाम बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ना ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? 14 दिन में तो ये निकल गया ओवा, अब बचे कितने, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था साइकिल जो है वो 28 डे का है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। साइकिल जो है इट इज ऑफ 28 डे ना, उसमें से 14 चला गया, कितना बचा 14 डे और बचा। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, जो यहां से कॉर्पस ल्यूटियम बना है, ये कॉर्पस ल्यूटियम इसको प्रोजेस्टेरोन सप्लाई करते रहेंगे, राइट। ये प्रोजेस्टेरोन सप्लाई करते रहेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को ये साथ देता रहे। नाउ देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है ये कैसे करके पहुंचेगा, उसके लिए ब्लड सप्लाई चाहिए ना। शुरुआत में हमने बोला था कि इसके पास तो कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन हमारा जो थेका इंटरना है, ये थेका इंटरना एक ग्लैंड भी है, इससे ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, राइट। इससे ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, लेकिन इसके साथ साथ थेका इंटरना बहुत ज्यादा वास्कुलर भी है। तो इस थेका इंटरना की मदद से कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन सप्लाई करता रहेगा। नाउ 14 दिन तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है 14 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म कॉर्पस एल्बिकेंस, राइट। ये फॉर्म करेगा कॉर्पस एल्बिकेंस। तो इन 14 दिनों के लिए इस कॉर्पस ल्यूटियम का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, राइट। 14 दिनों के लिए इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब दूसरे केस में क्या होता है, अगर ये सेल जो है, अगर ये ओवा जो है, अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कम से कम 3 से लेकर 4 महीने तक प्रोजेस्टेरोन सप्लाई करता रहेगा, जब तक इस जो जाइगोट बने, जो एम्ब्रियो बनेगा, उसका खुद का प्लेसेंटा नहीं बन जाता, राइट। 3 से 4 महीने तक ये प्रोजेस्टेरोन सप्लाई करता रहेगा। उस समय इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। और ये कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी जो है 3 से लेकर 4 महीने तक चलता है। उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है, राइट। सो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का जो सप्लाई होता है वो प्लेसेंटा ही करता है। तो ये जो 4 महीने तक जो ये कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी है, ये बहुत ज्यादा श्योर करना है कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट ना हो जाए 4 मंथ्स तक। तो ये कौन करता है, एम्ब्रियो में जब एम्ब्रियो फॉर्म होता रहता है तो उसके बाहर एक लेयर बनता है जिसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ये हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। ट्रोफोब्लास्ट, इस ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन।
इस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉफी की वजह से ये श्योर किया जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो खराब ना हो, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ओवुलेशन, नॉट ओवुलेशन, सॉरी, द ओवेरियन साइकिल, राइट। तो oogenesis का प्रोसेस देखिए, oogenesis का प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है। oogenesis में क्या होता है, एक ओगोनिया है, ये ओगोनिया जो है प्राइमरी oocyte में डेवलप हुआ, प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस करेगा और मियोसिस करने के बाद एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाते हैं। जैसे ये सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन में चले जाते हैं और एक ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनाते हैं। सेकेंड मियोटिक डिवीजन के दौरान ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड करके दो और पोलर बॉडीज बनाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis, इतना ही है। लेकिन इस प्राइमरी oocyte में क्या चेंजेस हो रहा है कि यहाँ पे लास्टली एक oocyte से एक मैच्योर्ड ओवा रिलीज हो, उसका स्टेप जानने के लिए हमें ओवेरियन साइकिल देखना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवेरियन साइकिल एंड oogenesis। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। मैंने बहुत सिंपली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। If there are any doubts and if you think that I have not made something clear, please feel free to put in the comment box and I will reply as soon as possible. Thank you so much.